नमस्कार छात्रों, इसी सीरीज में हम +2 के इकोनॉमिक्स के पेपर कर रहे हैं फाइनल पेपरों की तैयारी के लिए। और इसमें कोड नंबर 4311 किया था हमने, आज हम बी कोड कर रहे हैं। तो देखिए चलते हैं हम सबसे पहले छोटे प्रश्नों पर, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से हैं। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा कथन सही है। यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा, समष्टिगत के बारे में। राष्ट्रीय आय सही है। चुनाव तसीमता का अध्ययन चुनाव और सीमितता का अध्ययन समष्टि में नहीं व्यष्टि में आता है, इसलिए गलत है। निजी उत्पादकों को प्रोत्साहन, ये भी व्यष्टि में है। इनमें से कोई नहीं या नहीं है, तो आपका उत्तर पहला ही ठीक है, तो ये ठीक है, इसको आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर, गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान क्या होता है। यहाँ सामान्य वस्तु में ऋणात्मक होता है, तो गिफन वस्तु में उसका उल्टा होगा, तो आपका धनात्मक होता है, इसमें पॉजिटिव। तो आपका उत्तर ए ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रतिफल के नियम निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। मांग में, कीमत निर्धारण में, साधन कीमत में, उत्पादन। साधन कीमत में होते हैं साधनों की जो कीमत, उसमें मांग की पैमाने के नियम होते हैं। पैमाने के नियम और प्रतिफल के नियम होते हैं। प्रतिफल के नियम होते हुए अल्पकाल में, और पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु को ओर होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, या स्ट्रेट लाइन होता है, यानी में से कोई नहीं। देखिए, नतोदर, ओनतोदर, सीधी रेखा। मैंने आपको बताया था, जो के गुफा सी बनाता है उसको कनकेव कहते हैं, या अर्थात नतोदर कहते हैं। तो जो आपका तटस्थ वक्र है, इस प्रकार की गुफा बनाता है, इस प्रकार की। तो ये इस प्रकार के आकार की बनाता है, तो इसको आप नतोदर या कनकेव कहते हैं। तो हमारा उत्तर इसका भी ए ठीक है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है जब, कब होती है पूर्ण, जब एम आर और एम सी बराबर होते हैं। तो हमारा या एम सी बराबर एम आर या एम आर बराबर एम सी की बात है, ये गलत है। कि एम सी टी सी ये भी गलत है, और ए सी एम सी ए आर ये भी गलत है। तो आपका ये ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिति हो तो संतुलन की अवस्था होती है। और दूसरी संतुलन की अवस्था है, ये एम सी एम आर को नीचे से काटती है। शेष विषव क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसमें, जो अगला क्वेश्चन है आपका छठा, शेष विषव क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उपभोग होता है, मुद्रा उधार दी जाती है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। या शेष विषयों की बात कही है आप, शेष विषयों के साथ तो हम आयात और निर्यात करते हैं, तो हमारा उत्तर द ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपका, प्रश्न नंबर 7 है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक को है। मुद्रा सिर्फ केंद्रीय बैंक ही, सेंट्रल बैंक ही जारी कर सकता है, और इसलिए ये उत्तर सही है। इसके बाद MPC 5 है, तो गुण का मूल्य क्या होगा। ये हर बार सवाल आता है आपका, एक निकालने में बड़ी आसानी है। K = 1 - 1 - MPC। तो K ये आ गया आपका 1/1 - 0.5। तो ये आ गया आपका 1/5/10। 5 गया, अब 10 ऊपर चला गया आपका, तो 10/5। तो आपका ये आ गया 2 आ गया। तो आपका गुण क्या आएगा, 2 आएगा। सही है आपका उत्तर। निम्नलिखित कथन सही है, गलतियां बताना है। पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता। यह प्रश्न पहले भी आ लिया आपका। अंतर नहीं होता, पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता। पूर्ति और स्टॉक में अंतर नहीं होता, गलत बात है ये तो। अंतर तो होता है, नो डिफरेंस बिटवीन। यहाँ सही दिया, ये गलत दिया हुआ गलत है। कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है। पूर्ति और स्टॉक का ही एक भाग है। स्टॉक उसका जो गोदाम में पड़ा वो सामान सारा स्टॉक है। पूर्ति जो बेचने के लिए वर्तमान कीमत पर तैयार है वो पूर्ति कहलाती है। इसलिए आपका ये गलत है। यहाँ सही लिखा है, ये गलत लिखा है। मांग का नियम सार्वभौमिक है, परंतु यह कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। ये ठीक है, मांग का नियम सार्वभौमिक है, कुछ अपवाद है इसके, तो ये आपका सही है। उसके बाद बजट रेखा को समुत्पादक रेखा भी कहते हैं। बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं, ये होता है समुत्पादक कीमत रेखा, तो इसलिए ये भी गलत है।
आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, इसलिए गलत है। ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कर है। प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रेरित लाभ से प्रेरणा लेकर ही जो निवेश किया जाता है वो प्रेरित निवेश कहलाता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणक का मूल्य 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। यदि ये शून्य है तो ये गुणक 1 होता है, चाहे आप निकाल के देख लें। और यदि सीमांत उत्पादन पर जीडीपी इक्वल टू साधन लागत पर एनडीपी घटा गिरावट, गलत है। एनडीपी और जीडीपी में से गिरावट घटाएंगे तो एनडीपी आता है। एनडीपी इसमें से गिरावट नहीं बल्कि इसमें से घटाएंगे तो एनडीपी आता है। ये गलत है, गिरावट पे इसमें से घटाना चाहिए था साधन लागत जीडीपी में से, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में अंतर होता है क्योंकि जो व्यापार शेष और भुगतान शेष का एक भाग है, एक अंग है, एक पार्ट है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर आपका अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या के 2 कारण। असीमित आवश्यकताएं, एक तो ये है कि हर आदमी की मानवीय आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, सीमित हैं जितने ज़्यादा। दूसरा सीमित साधन है मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधनों में कम है। और तीसरा जो साधन उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। ये 3 समस्याएं के कारण है। समस्याएं जो केंद्रीय समस्याएं आती हैं ना, क्या, कितना, किसके लिए, वो सभी नहीं कारण पाई जाती है। निम्न कोटि की घटिया वस्तु क्या होती है? निम्न स्तरीय निम्न कोटि की वस्तु ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम होती है, और आय कम होती है तो उपभोक्ता की मांग बढ़ती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग घटती है, और उपभोक्ता की आय घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। उसे कहते हैं जैसे मोटे अनाज, मोटा कपड़ा, घटिया मार्क वाली वस्तु है। उत्पादन फलन क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन से अभिप्राय किसी वस्तु की इकाई के भौतिक आगत और निर्गतों के बीच जो कार्यक्रम, जो क्रियात्मक संबंध से है, उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात इनपुट के कारण जो आउटपुट निकलता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। कर्मचारियों के पारस्परिक से आप क्या समझते हैं? 5वां प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज? कर्मचारियों पारस्परिक से हमारा अभिप्राय मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों को नगद और किस्म के रूप में जो मजदूरी के भुगतान और सामाजिक सुरक्षा अंशदान से है। इस प्रकार कर्मचारी पारस्परिक किसके बराबर होता है? नगद मजदूरी प्लस में नगद किस्म में मजदूरी, कोई भी किस्म में हो सकता है अलग, और मालिक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का अंशदान, ये सारे मिला करके जो मिलता है वो उसको पारस्परिक कहते हैं। साधन आय तथा हस्तांतरण आय से आपके मध्य में 2 अंतर बताइए। साधन आय से हमारा अभिप्राय है कारकों में जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमियों की आय से है, ये तो कारक आय होगी। और कारक आय का भुगतान उत्पादकों द्वारा विभिन्न साधनों के स्वामियों को दी गई उत्पादक सेवाओं के बदले में दिया जाता है। जैसे भूमि के लिए लगान या किराया दिया जाता है, श्रम के लिए पूंजी दी जाती है, पूंजी के लिए ब्याज दिया जाता है, और उद्यमियों को लाभ है। ये कारक के उदाहरण। हस्तांतरण से अभिप्राय हमारा उस आय से है जो व्यक्तियों को, समुदाय को बिना किसी उत्पादन के कार्य किए या सेवाओं के उपलब्ध किए उपलब्ध होती है। हस्तांतरण आय प्राप्तकर्ता उत्पादन में कोई योगदान देने के लिए बाध्य नहीं होता, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि हस्तांतरण आय के उदाहरण है। व्यापारिक बैंकों के 2 कार्य बताइए। व्यापारिक बैंकों का सबसे पहले कार्य है लोगों की पूंजी को जमा करना, और दूसरा उनका कार्य है उनकी पूंजी, उनको लोन देना, ऋण देना। ये 2 कार्य आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें जो कार्य लिख रखे हैं वो भी आप कर सकते हैं। विनिमय दर की परिभाषा दे आपके सिलेबस में कट रहा है, फिर भी आप कर लेते हैं। एक देश की इकाई की करेंसी के बदले दूसरे देश की जितनी इकाइयाँ प्राप्त की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। ये आपका प्रश्न था। तटस्था वक्र की विशेषताएं बताइए। तटस्था वक्र हमेशा बाएं से दाएं के नीचे की ओर ढाल वाल आता है। एक तो ये विशेषता है, तटस्था वक्र हमेशा इस तरफ इशारा करता है कि संयोग की 2 वस्तुओं में यदि एक वस्तु कम मात्रा हो जाती है, दूसरी की अधिक होती है, दूसरी कम होती है तो पहले की ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है एक तटस्थ वक्र का मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कर्व इज कन्वेक्स पीपी संभावना, हाँ ठीक है। मूल बिंदु की ओर जैसे
PP हमारा इस प्रकार था, बट ये हमारा इस प्रकार का होगा, तटस्थ वक्र है ये। ठीक है। दूसरा, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कनकेव बोलते हैं। तो इसमें तटस्थ वक्र इस प्रकार का और PPC इस प्रकार का होगा। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, जिस प्रकार ये हैं। दो तटस्थ वक्र ऐसे रहेंगे, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तीसरा तो ऊंचे तटस्थ ऊंची तष्टि का, जो ऊंचा जितना होगा उतनी ज़्यादा संतुष्टि ज़्यादा व्यक्त करेंगे। 5वां है तटस्थ वक्र का भी OX या OY को ना तो ये जैसे ये है, ना तो इसको छूता और ना इसको छूता है। तो ये कुछ आपकी विशेषताएं थी। पूर्ति में वृद्धि की रेखा चित्र द्वारा, ये हमने पीछे आपको समझाया गया था। पूर्ति में वृद्धि, जब कीमत समान रहने पर अन्य कारणों से पूर्ति घटती बढ़ती है। जैसे हमारी ये पूर्ति है, कीमत समान है, पूर्ति इतनी है, घट जाती है या बढ़ जाती है, तो उसे हम इसे कहते हैं। जब वे अन्य कारणों से पूर्ति बढ़ती है या घटती है आपकी, तो उसे आप पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या अर्थ है, इसकी अक्षेत्र बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। समष्टि शास्त्र में आर्थिक समाहारों एग्रीगेट, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार का स्तर, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग आदि सामाजिक उपभोगों का फलन किया जाता है। समष्टि क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, इसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत का सिद्धांत, इनका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। प्रश्न नंबर 12, उपभोग औसत उपभोग सीमांत प्रवृत्ति APC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को समग्र प्रवृत्ति कहते हैं। यह आय का वह भाग का अनुपात है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। समग्र उपभोग C को और समग्र आय को Y से भाग करके APC को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, APC बराबर C/Y। उदाहरण के लिए यदि एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का समग्र आय 100 करोड़ और उपभोग 90 करोड़ है, तो APC आपकी 90/100 0.9 या 90% होगी। औसत उपभोग निधि की मात्रा क्या दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में अपनी समग्र आय का 90% भाग उपभोग पर खर्च कर रही है और 10% निवेश कर रही है। तो यहाँ आय बहुत कम है, जैसे 100 करोड़ है तो समग्र उपभोग है 1200 करोड़ है, तो APC 1200/1000 यानी 1.2 है। अब आपका अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या आती है। आय का परिवर्तन के कारण उपभोग पर में परिवर्तन के अनुपात को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। यह बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग परिवर्तन में डेल्टा C को आय में परिवर्तन डेल्टा Y से भाग करके MPC को ज्ञात किया जाता है। ये समीकरण दिया आपके MPC = डेल्टा C/डेल्टा Y। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से विपरीत अतिरिक्त उपभोग करने की तत्परता प्रवृत्ति से यह अतिरिक्त आय के उस भाग को जो उपभोग पर खर्च किया जाता है दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी आय 150 करोड़ बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप आपकी उपभोग 30 करोड़ बढ़ जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तन आपका आय का और परिवर्तन आपका उपभोग का परिवर्तन ऊपर लेंगे डेल्टा C और नीचे आय का परिवर्तन डेल्टा Y नीचे लेंगे, तो 3/5 ये 0.6 या 60% कहेंगे। इससे यह पता चलता है कि यदि आय 100 करोड़ वृद्धि है तो उपभोग 60% की वृद्धि हुई है। मुद्रा के कुछ 4 कार्य, ये प्रश्न हमने पहले कर लिया। मुद्रा कार्य बार मुद्रा संचय काम आती है। मुद्रा संचय के काम से मुद्रा विनिमय का काम करती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कार्य हमने पहले गिनवा चुके हैं। अगला प्रश्न 14 पर, पूर्ण रोजगार में संतुलित व्याख्या कीजिए। पूर्ण रोजगार का संतुलन, ये आपके सामने चित्र सहित प्रश्न लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। पूर्ण पहले कराए हुए, क्योंकि ये देखिए पूर्ण रोजगार संतुलन अर्थव्यवस्था के संतुलन की वह अवस्था जहां अर्थव्यवस्था के सभी साधनों का पूरा प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आपने देखा M पर पूरा प्रयोग हो रहा है, E बिंदु पर। ये
पूर्ण रोजगार संतुलित बिंदु, इसके बाद इनके पास और साधन लगाने के लिए नहीं है, तो यह लास्ट बिंदु है। अपनी चरम सीमा का प्रयुक्त हो रहे हैं तब कोई भी साधन बेकार नहीं होता, अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। समग्र मांग न तो अधिक और न ही कम, बल्कि पूर्ण रोजगार वाले उत्पादन पूर्ति के बराबर है। संक्षेप में हम समग्र मांग समग्र रोजगार वाली पूर्ति के बराबर हो तो पूर्ण रोजगार संतुलन की संज्ञा दी गई है। यहीं पे आय आपकी ये आय बढ़ रही है, बिल्कुल पूर्ति, और ये आपकी डिमांड है, ये शिखर है, ये आपका एडी या AD1, ये जो E1 E पे तो आपका पूर्ण रोजगार है और E1 पर पूर्ण रोजगार नहीं है, इसके बीच के जो ये अभी इतने साधन बाकी हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद कर क्या है, कर की मुख्य विशेषताएं बताएं। टैक्स एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को, परिवारों, फर्मों और संस्थागत द्वारा दिया जाता है। सरकार को देते हैं, परिवार भी देती है, फर्म भी देती है, संस्था। इसके बदले में किसी से प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। तो कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म को सरकार को दिया जाता है। करदाता वाले को लाभ का इससे कोई संबंध नहीं होता। कर की विशेषताएं क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर कानूनी भुगतान है, कर अनिवार्य भुगतान है, कानूनी कर से प्राप्त आय जन कल्याण हेतु खर्च की जाती है, और कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है। ठीक है, यदि यह नहीं देगा तो उसके लिए उसे सजा भी मिल सकती है। व्यापार से भुगतान से इसमें अंतर, ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं 2020 सेट डी में, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वहीं से इसको कर लें। अगला आपका मांग कर क्या है, मांग कर दोनों सिक्योर क्यों होता है, ये भी हमने पीछे प्रश्न पत्र 20 सेट ए किया था, उसमें प्रश्न नंबर 17 था, उसमें हमने किया था, तो वहाँ मैंने करवा दिया पहले वीडियो में। दोबारा से इसको समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए इसको दोबारा से दोहरा लें। मांग की कीमत लॉस इसे मापने की कुल विधि, ये प्रश्न भी हमारा 20 सेट ए में आया था, तो इसको वहाँ से आप अच्छी तरह से याद करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपका अल्पाधिकार किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारा आता है 20 सेट बी में। सेट बी 2020 का सेट बी था, उसमें हमने किया था अल्पाधिकार, यानी थोड़े से ही फर्मों का अधिकार। तो इसकी विशेषताएं भी आसान आप इस कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, लगभग बड़े प्रश्न हैं, वहीं घूम के आ रहे हैं वापसी आपके। इसके लिए विद्यार्थी को वार्षिक प्रश्न पत्र सेट ए में प्रश्न देखना, 18वां नंबर प्रश्न था, वह हमने इसको करवाया था। वही प्रश्न है, बारी बारी बड़े बड़े गिनती है, कुछ ही प्रश्न, उनको आप एक बार कर लें तो बार बार आते रहें। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि 3 वे विधि थी, 3 वे विधि हमने कर ली है पीछे, तो इसको आप कर सकते हैं। दोहरी गणना गलती का क्या अभिप्राय है, इसे 2 से कैसे बचा सकते हैं, ये हमने 2020 का जो सेट डी करवाया था उसमें, इससे एक से पहले उसमें है आपका था। तो इस प्रकार जो बड़े प्रश्न आपके, वहीं प्रश्न फिर घूम के आ रहे हैं, एक बार इनको याद कर लें ताकि आपके काम आए। बड़े महत्वपूर्ण से 4, 5, 17, 18, 19 या अथवा वाले हैं, 4 है, 4 दुनिया 8%, 8% बड़े इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें ताकि अच्छे नंबर लेकर के आप अगली क्लास में प्रवेश कर सकें। धन्यवाद।